नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं असंक्रामक रोगों के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग यहाँ पे? असंक्रामक रोग के बारे में। असंक्रामक रोग, ठीक है। किसके बारे में बात करें? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज यानी असंक्रामक रोग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि असंक्रामक रोग ऐसे रोग, कैसे रोग? ऐसे रोग जो फैलते नहीं हैं, जो फैलते नहीं हैं, ठीक है, फैलते नहीं है। ऐसे रोग को क्या कहते हैं अपन लोग? असंक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग कहेंगे रे। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूं? ऐसे रोग जो फैलते नहीं है। इसमें सबसे बड़ी असंक्रामक बीमारी है जिसका नाम क्या है? कैंसर है। क्या है? कैंसर है। तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से किसके बारे में बात करने वाले हैं? कैंसर बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही आप लोगों ने बहुत सुना होगा कैंसर के बारे में, क्योंकि हर दूसरे तीसरे लोगों के मुंह से सुन लेते हैं इसको कैंसर हो गया, फलाने कैंसर हो गया, वो कैंसर से मर गया, ऐसा हो गया। तो असंक्रामक रोग में सबसे घातक बीमारी है जो कैंसर ही है। पर कैंसर का क्या होता है? कैंसर में क्या चीज होती है? कैंसर में एक बात बताता हूं आपको। कैंसर के अंदर क्या होता है, कैसे बनता है कैंसर? ये क्या होता है कि अनियमित कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? अनियमित कोशिका विभाजन। किसमें होगा अनियमित कोशिका विभाजन? कोई कोशिका है, उसके अंदर क्या हुआ? अनियमित कोशिका विभाजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सारे के सारे समसूत्री होंगे भाई, अर्धसूत्री कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कोई एक, मान लीजिए ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या हुआ आपके पास में कि कैंसरजन का वो घुस गया, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में क्या हुआ? कोई कैंसरजन है। कैंसरजन मतलब जो कैंसर का कारक है या कैंसर को कॉज कर सकता है। यदि ये इसके अंदर घुस गया, आगे का मैकेनिज्म क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। यदि ये इसके अंदर घुस गया तो यहां पे क्या हुआ आपके पास में? अनकंट्रोल सेल डिवीजन हुआ। अनकंट्रोल समझते हैं, मतलब जिसमें कंट्रोल ही नहीं है, मतलब अनकंट्रोल, मतलब बहुत सारी सेल बन जाएगी, ठीक है। अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं बन गई है क्योंकि समसूत्री विभाजन कंटिन्यू हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो यहां पे क्या होता है? उस स्थान पर जहां पे कोशिका थी वहां पे क्या हो जाएगा? अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाएगा। और उस अविभेदित कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अर्बुद कहते हैं। अर्बुद मतलब क्या हो गया? ट्यूमर, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर का बनना या ट्यूमर का कॉज होना ही क्या होता है हमारे पास में? कैंसर होता है। तो स्पष्ट रूप से क्या परिभाषा है? कैंसर जन कारक का यदि हमारी शरीर की कोशिका में प्रवेश होता है तो वो उस कोशिका के अंदर अनियंत्रित कोशिका विभाजन करने लग जाती है या करवाने लग जाती है, जिसकी बदौलत क्या होता है? अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है। और उसी अविभेदित कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर का नाम देते हैं, यानी अर्बुद का नाम देते हैं, ट्यूमर का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड? ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? ट्यूमर आ जाएगा, यानी कि अर्बुद आ गया आपके पास में, ठीक है। तो ये ट्यूमर का फॉर्म होना ही हमारे पास में क्या है? कैंसर है। समझ रहे हैं ना? ट्यूमर का फॉर्म होना ही हमारे पास क्या है? कैंसर है। कैंसर दो टाइप के रहेंगे, यानी ट्यूमर चल रहा है हमारे पास में, ट्यूमर के कितने टाइप आ जाएंगे अपने पास में? दो टाइप आ जाएंगे। तो दो टाइप के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके पास में। ट्यूमर जिसकी अपन लोग बात कर रहे हैं अपने पास में, ट्यूमर को हिंदी भाषा में कहते हैं हम लोग क्या? अर्बुद। क्या कहते हैं? अर्बुद। ये कितने प्रकार के हो गए अपने पास में? दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला प्रकार क्या आ जाएगा आपके पास में? सुर्दम, यानी कि बिनाइग्न ट्यूमर। मैं डायरेक्ट इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि आपकी किताब में भी इंग्लिश में लिखा हुआ है बिनाइग्न ट्यूमर, ठीक है। बिनाइग्न ट्यूमर आ जाएगा। और एक क्या आ जाएगा आपके पास में? मैलिग्नेंट ट्यूमर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर आ जाएगा। तो ये दो प्रकार के आपके पास ट्यूमर आ गए। दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो देख लीजिए। पहले बात तो ये कि ट्यूमर बनता कैसे है? ट्यूमर बना कैसे था आपको पता है? किस तरीके से फॉर्म करवाया था मैंने कि अगर कोई कैंसर का कारक है जो कोई कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उस कोशिका के अंदर क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन होते हैं। और इस अनियंत्रित कोशिका विभाजन से क्या होता है? अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है। क्या बनता है? अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है। और उसी अविभेदित कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं? ट्यूमर है। और इसी को ही हम लोग कैंसर का नाम देते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो अब दो प्रकार के आगे, बिनाइग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर।
ये ऐसा ट्यूमर होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक बार कोशिका विभाजन जो होता है ना वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब समझ रहे हैं, एक पर्टिकुलर सीमा के अंदर होगा। मेरी बात आप समझने का प्रयास कीजिए कि कोशिका विभाजन जो है वो क्या होगा आपके पास में, लिमिटेड होगा। लिमिटेड का मतलब एक समय ऐसा आएगा जब कोशिका विभाजन रुक जाएगा, अर्थात ट्यूमर होगा वो कैसा बनेगा आपके पास में, छोटा बनेगा। तो बिनाइन ट्यूमर के अंदर हमारे पास में यही बात रहती है इसके अंदर कि ये अपने उद्गम स्थल तक ही होते हैं, फैलते नहीं है ये ट्यूमर। जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, उद्गम स्थल तक ही होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, उद्गम स्थल तक ही होते हैं ये, मतलब जहां पे जैसे मान लीजिए ये अगर आपके पास में कोई ऑर्गन है बॉडी का, और बॉडी के ऑर्गन में यहाँ पे आपके पास में क्या बना हुआ है, ट्यूमर फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है, ट्यूमर फॉर्म हुआ इस तरीके से, ठीक है। ये ट्यूमर फॉर्म हो गया। ये जब ट्यूमर फॉर्म हो गया यहाँ पे, तो ये ट्यूमर है जो वो आगे स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं, मतलब उद्गम स्थल तक ही रहेगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, अर्थात जो ट्यूमर फैलता नहीं है उसको हम कहते हैं एक तरीके से, और मेटास्टेटिस नहीं होता है। मेटास्टेटिस नहीं होता है का मतलब हो गया आपके पास में कि ट्यूमर फैलता नहीं है। क्या नहीं होता है, ट्यूमर फैलता नहीं है। तो ये आपके पास में आ जाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर आपके पास में ट्यूमर होगा वो स्प्रेड होगा, ट्यूमर फैलता है। क्या होता है आपके पास में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूमर फैलता है। क्या होता है, ट्यूमर फैलता है, अर्थात क्या हो जाएगा आपके पास में, ये रक्त के माध्यम से क्या होता है, ट्यूमर एक स्थान से दूसरे स्थान पे आगे जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में ये ऑर्गन आ गया, यानी अंग आ गया। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, ट्यूमर है, कुछ इस तरीके से ये क्या आ गया, ट्यूमर है। अब ये ट्यूमर रक्त के माध्यम से स्प्रेड हो गया, अब यहाँ पे भी पहुंच गया, मतलब यहाँ पे भी ट्यूमर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मैं कह रहा हूं यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर ये और आगे पहुंच, एक एक कोशिका आगे पहुंच जाएगी, इसकी विभाजन करेगी और मासेस मतलब कि अनियंत्रित कोशिकाओं का समूह बना लेगी, ठीक है ना, अनियंत्रित कोशिका विभाजन करके। तो इसमें ट्यूमर क्या होता है बेटा, फैलता है। कुल मिला के एक छोटा पॉइंट याद रखना, इसमें ट्यूमर फैलता नहीं है, इसमें ट्यूमर फैलता है, ठीक है। इसमें ट्यूमर जो फैलता है वो रुधिर के माध्यम से फैलता है, ठीक है। और ट्यूमर का फैलना, ट्यूमर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी रुधिर के द्वारा या द्रव पदार्थ के द्वारा जाना ही क्या कहलाता है, मेटास्टेटिस कहलाता है। तो मैलिग्नेंट के अंदर आपके पास में क्या होता है, मेटास्टेटिस होता है। क्या होता है, मेटास्टेटिस होता है। इसके अंदर क्या होता है, मेटास्टेटिस होता है, ठीक है। क्या रहेगा, मेटास्टेटिस रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें क्या रहेगा, मेटास्टेटिस होगा, इसमें मेटास्टेटिस नहीं होगा। इसमें ये होगा कि एक समय के बाद कोशिका विभाजन रुक जाता है। क्या हो जाता है, कोशिका विभाजन रुक जाता है, तो ट्यूमर छोटा ही बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन जारी रहता है, कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है, ठीक है। क्या होता है, कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है। फिर अगर मैं बिनाइन ट्यूमर के बारे में और बात कर लूं आपके पास में, तो यहां पे आपके पास में क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर कम हानिकारक होता है। क्या होता है, कम हानिकारक होता है, जबकि ये क्या होता है आपके पास में, अधिक हानिकारक होता है। क्या होता है, अधिक हानिकारक होता है। ये मान लीजिए आपकी बिनाइन ट्यूमर जो है वो क्योरेबल है, मतलब ये आसानी से ठीक हो सकता है। पर मैलिग्नेंट है, उसमें ठीक होने में क्या होता है, बहुत मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि एक जगह पे हुआ, फिर दूसरे पे हुआ, तीसरे पे हुआ। अरे भाई कितनी जगह पे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो भी इसका ट्रीटमेंट होता है वो कितनी जगह पे करें, तो वो बहुत दिक्कत करता है। तो इस केस के अंदर, मैलिग्नेंट के अंदर आपके पास में प्रॉब्लमेटिक है, ये कैंसर घातक है, जानलेवा भी है। लेकिन ये कैंसर क्या है, जानलेवा नहीं है, इसका इलाज संभव है। संभव तो उसका भी है, इलाज तो इसका भी संभव है, परंतु इसका इलाज आसानी से हो सकता है, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, इस जगह पे आप लोगों को ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंसर का जो कारण होता है वो क्या होता है, ठीक है। कैंसर के कारण क्या है, मतलब क्यों हो रहा है, ये कोशिका विभाजन क्यों प्रारंभ हुआ, कैंसर के कारण, ठीक है, कि कोशिका विभाजन क्यों प्रारंभ हुआ या कोशिका विभाजन क्यों हुआ, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो भी कारक होते हैं कैंसर के, जो भी कारक है आपके पास में, किसकी बात कर लें अपन लोग, कैंसर के जो भी कारक होते हैं वो क्या करते हैं, सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में परिवर्तित करते हैं।
ठीक है ना। और ये आपको ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं, कैंसर के कारक को कार्सिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्सिनोजन। कैंसर का कारक क्या कहलाता है? कार्सिनोजन कहलाता है। ठीक है, अब जो भी कार्सिनोजन, ये कार्सिनोजन आपके पास में भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, जैविक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कार्सिनोजन अगर आपके शरीर में प्रवेश करेगा, यानी कहां पे एंटर कर रहा है? शरीर में प्रवेश कर रहा है। कौन? कार्सिनोजन किसमें प्रवेश किया? शरीर के अंदर प्रवेश किया। शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद में यहां पे क्या चीज होती है आपके पास में? ये सामान्य कोशिका को, किसको? सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका के अंदर बदल देता है। ठीक है, किसमें बदल देता है? कार्सिनोजन सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देता है। ठीक है, अब बदलता कैसे है ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिएगा, यहां पे मान लीजिए सामान्य कोशिका है। इस सामान्य कोशिका के अंदर क्या होता है? प्रो-ऑन्कोजीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रो-ऑन्कोजीन। प्रो-ऑन्कोजीन हमेशा क्या होते हैं? निष्क्रिय पड़े रहते हैं। क्या पड़े रहते हैं? निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं। कौन? प्रो-ऑन्कोजीन होते हैं। ये प्रो-ऑन्कोजीन क्या रहते हैं? निष्क्रिय पड़े रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या पड़े रहेंगे? ये निष्क्रिय रूप से पड़े रहेंगे। ठीक है, जब ये निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं यहां पे आपके पास में, तो जैसे ही कोई कार्सिनोजन कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ये प्रो-ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रो-ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में। और ऑन्कोजीन हमेशा कैसा होता है आपके पास में? सक्रिय होता है। और जैसे ही प्रो-ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, वो क्या करेगा आपके पास में? प्रो-ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, वो क्या करेगा आपके पास में? देखिएगा अच्छी तरीके से, वो सामान्य कोशिका होगी, उसमें क्या कराएगा? अनियंत्रित कोशिका विभाजन कराएगा। क्या हो जाएगा? अनियंत्रित सेल डिवीजन करवाएगा। क्या कराएगा? अनियंत्रित सेल डिवीजन, जिससे क्या हो जाएगा? अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यही आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। क्या बन जाता है? अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। जब ये अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपन लोग ट्यूमर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ट्यूमर का नाम देते हैं। तो ये कैंसर की मैकेनिज्म होती है कि कैंसर का जो कारक होता है उसको कार्सिनोजन कहते हैं। ये किस प्रकार से शरीर में एंटर करके और कैसे कैसे क्या कर सकता है। अब कार्सिनोजन यानी कैंसरजन, यानी कैंसर के प्रकार, ये कितने टाइप के होते हैं कार्सिनोजन, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके पास में। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया कार्सिनोजन। ठीक है, क्या आ जाएगा? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन यानी कैंसर के कारक कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास में? जैसा भी कहा आपको, भौतिक कारक हो सकते हैं। जैसे कुछ कारकों के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। एक नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंदर विकिरण आ जाएगी, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, डेल्टा रेज। ठीक है, मतलब एक्सरे किरणें, गामा किरणें, डेल्टा किरणें, ये सब इसके अंदर आ जाएगी। तो भौतिक कारक हमारे पास क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा होता है आपके पास में? रासायनिक कारक होता है। कौन सा? रासायनिक कारक। जैसे तंबाकू के धुएं में उपस्थित होते हैं जो कार्सिनोजन होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में? रासायनिक कारक। रासायनिक कारक के अंतर्गत आपके पास में क्या आ जाएगा? तंबाकू के धुएं में उपस्थित होते हैं। सबसे मेन चीज है ये आपके पास में कि तंबाकू के अंदर प्रेजेंट रहता है कार्सिनोजन, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है आपके पास में? कैंसर हो सकता है। उसके अलावा क्या हो गया? जैविक कारक में मैंने आपको ऑन्को वायरस बता ही दिया। ठीक है, जैविक मतलब बायोलॉजिकल में एक और चीज होती है, वो ऑन्कोजीन था, ये ऑन्को वायरस है। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ कैटेगरीज बता रहा हूं आपको कार्सिनोजन की, जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा पराबैंगनी विकिरण है, वो अपन इसमें देख सकते हैं। यूवी रेडिएशन, जिसको अपन कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी यूवी रेडिएशन, पराबैंगनी विकिरण सूर्य से आने वाली। ठीक है, वो क्या कर सकती है? त्वचा का कैंसर कर सकती है। समझना मेरी बात को, यूवी रेडिएशन क्या कर सकती है? त्वचा का कैंसर कर सकती है। तो ये कैंसर को कॉज करने वाले कारक थे।
जो मैंने आपको बताया, जिसको अपन सामान्य रूप से एक नाम देते हैं कार्सिनोजन। और कैसे ये मैकेनिज्म करता है, सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदलता है और उसके अंदर क्या करवाता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन करवाता है, इससे अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनता है और उसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके अंतर्गत कि यहाँ पे जो कैंसर होता है उसके क्या होते हैं, प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो कैंसर के प्रकार, यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, कैंसर के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या होते हैं कैंसर के प्रकार। कैंसर के प्रकार के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है, ठीक है। पहला प्रकार है कार्सिनोमा। क्या आ जाएगा बेटा, कार्सिनोमा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कार्सिनोमा। पहला कारक आपके पास में आ जाएगा कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है, उपकला कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर। उपकला कोशिका मतलब एपिथेलियल सेल कैंसर है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, उपकला कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर, ठीक है। उपकला कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर है वो क्या है आपके पास में, कार्सिनोमा है, ठीक है। या उपकला कोशिका में होने वाला कैंसर या उपकला कोशिका में बनने वाला ट्यूमर भी कह सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। ट्यूमर आप जानते ही हैं, गांठ बन जाएगी इसके अंदर। उपकला कोशिका मतलब एपिथेलियल। सामान्यतः कहां पे मिलेगी उपकला कोशिका, त्वचा व आंतरिक अंगों के स्तर पर मिलती है। तो उदाहरण के तौर पे अगर अपन बात करें तो सामान्यतः त्वचा व आंतरिक अंगों के स्तर का कैंसर, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलती है, उपकला कोशिका मिलती है। बाहर की तरफ होता है एपिथेलियल टिश्यू बाहर की तरफ रहता है, तो वहां पे मिलती है। तो उसकी वजह से, जैसे ये त्वचा है, त्वचा का कैंसर कार्सिनोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्सिनोमा। 2 नंबर पे मैं बातचीत कर लेता हूं इसके बारे में, जो आ रहा है ये तो अपने पास में कार्सिनोमा हो गया। 2 नंबर बात कर रहा है सार्कोमा। क्या आ जाएगा आपके पास में 2 नंबर पे, सार्कोमा। तो यहां पे लिख देते हैं सार्कोमा। वैसे सार्को शब्द हमेशा मसल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में होता है संयोजी उत्तक से उत्पन्न क्या होता है आपके पास में, दुर्दुम कैंसर, यानी कि संयोजी उत्तक में पैदा होने वाला अर्बुद, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं संयोजी उत्तक। कौन से उत्तक, संयोजी उत्तक से उत्पन्न कैंसर, ठीक है। अब संयोजी उत्तक में तो अपने पास में पेशी भी आती है, तंतु भी आता है, मतलब अपने स्नायु भी आता है, सब आता है, कंडराएं भी आती है। तो पेशी का उसके अंदर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां पे आपके पास में रह रहा है कि संयोजी उत्तक से उत्पन्न कैंसर को अपन कहेंगे कौन सा, सार्कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोमा, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। ये मुख्य रूप से मेसोडर्म संरचनाओं से बनता है, बट याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं मसल कैंसर, ठीक है। मसल सेल कैंसर सबसे कॉमन इसके अंदर यही रहता है, मसल सेल कैंसर। 3 नंबर पे मैं बात करता हूं आपके पास में, पहला था कार्सिनोमा, दूसरा सार्कोमा, तीसरा है आपके पास में ऑस्टियोमा, ठीक है ना। क्या होता है, ऑस्टियोमा। तो ऑस्टियोमा की बात करें अपन तो ऑस्टियोमा हड्डी का कैंसर होता है, उसको बोलते हैं अपन क्या, ऑस्टियोमा। तो अस्थि का कैंसर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्टियोमा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग इसको, ऑस्टियोमा कहेंगे, ठीक है। अस्थि में बनने वाला ट्यूमर है उसको कहेंगे। फिर 4 पे क्या आता है, फाइब्रोमा, ठीक है। 4 नंबर पे क्या आ जाएगा आपके पास में, फाइब्रोमा, राइट। ये आ गया हमारे पास में क्या, फाइब्रोमा। फाइब्रोमा तंतुजन्य उत्तक में उत्पन्न होने वाला, जो भी तंतु होते हैं, तंतुमय उत्तक में कैंसर जो होता है, तंतुमय उत्तक में होने वाला कैंसर क्या कहलाता है आपके पास में, फाइब्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइब्रोमा कहलाता है। फिर आता है ग्लायोमा। 5 नंबर पे क्या आ रहा है आपके पास में, ग्लायोमा। ग्लायोमा के बारे में अगर अपन बात करेंगे, ग्लायोमा क्या होता है आपके पास में, तो ग्लायोमा होता है इस प्रकार का कैंसर, क्या होता है आपके पास में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क में के संयोजी उत्तक में होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सीएनएस व मस्तिष्क का कैंसर, ठीक है। सीएनएस व मस्तिष्क का जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं अपन ग्लायोमा,
फिर आता है मेलानोमा। 6 नंबर पे क्या आएगा अपने पास में? मेलानोमा। ठीक है, मेलानोमा मतलब होता है स्किन कैंसर। ठीक है, यहां पे मेलानोमा का मतलब होता है आपके पास में स्किन कैंसर। तो त्वचा के ऊपर ही होता है पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट होता है, तो इसको अपन नॉर्मली कह सकते हैं त्वचा कैंसर। पर्टिकुलर त्वचा के लिए होने वाला है वो आपके पास में कौन सा है? मेलानोमा आ जाएगा। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। फिर आता है लिम्फोमा। 7 नंबर पे क्या आ रहा है आपके पास में? लिम्फोमा। लिम्फोमा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा आपके पास में। लिम्फोमा में आपके पास में क्या आता है? लसिका की गांठों या लसिका तंत्र के अंदर उत्पन्न होने वाला कैंसर। सिंपल याद रखो आप लोग, लसिका तंत्र के अंदर उत्पन्न होने वाला कैंसर। लसिका तंत्र में उत्पन्न कैंसर, उसको क्या कहेंगे हम लोग? लिम्फोमा का नाम देंगे। ठीक है, अनेक लक्षण के आधार पे क्या होता है आपके पास में, मतलब बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम कैंसर की पुष्टि कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को कैंसर है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता है कि हाँ भैया ये सिम्टम है तो इसको कैंसर होगा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। तो कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस रोगी व्यक्ति को क्या है, आपके पास में कैंसर है। तो उसमें से प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं वो मैं आपको बात करके बता देता हूं यहाँ पे कि कैंसर के अपने पास में प्रमुख लक्षण कौन से होंगे। तो प्रमुख लक्षण के अंदर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। प्रमुख लक्षण कैंसर के अंदर के प्रमुख लक्षण कौन से होंगे? कोई भी सूजन या फोड़ा जो ठीक नहीं हो रहा हो या ठीक होकर के वापस हो रहा हो। पहला क्या आ जाएगा? सूजन या फोड़ा जो ठीक नहीं हो रहा हो या ठीक होकर पुनः हो रहा हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्रमुख लक्षण के अंतर्गत पहला आ रहा है वो क्या आपके पास में? ये आ जाएगा। 2 नंबर पे बात करेंगे अगर अपन इसके अंदर, तो शरीर में किसी छिद्र से कोई मतलब स्त्राव बार बार निकल रहा है। ठीक है, शरीर में किसी छिद्र से स्त्राव का बार बार निकलना। ठीक है, क्या हो जाएगा? शरीर से किसी छिद्र का, शरीर के किसी छिद्र से स्त्राव का बार बार निकलना। ठीक है, उत्तक में पाई जाने वाली कोई भी गांठ की पुष्टि होना। ठीक है, उत्तक में पाई जाने वाली गांठ की पुष्टि होना। ठीक है, ये भी आपके पास में आ जाएगा, उत्तक में पाई जाने वाली कोई गांठ की पुष्टि होना। उसके अलावा आमाशय में असामान्यता बार बार होना, मतलब पेट में तकलीफ, आमाशय में असामान्यता बार बार उत्पन्न होना। ठीक है, आमाशय में बार बार क्या हो जाएगी? असामान्यता उत्पन्न हो जाएगी। ज्यादा कब्जी बने रहना और दस्ते लगना, या तो कब्जी बनी हुई है या दस्ते लग रही है, या ये ठीक होके वापस हो जाए। ठीक है, ज्यादा कब्जी बने रहना या दस्ते लगना। ठीक है, क्या हो जाएगा? दस्ते लगना, कब्जी बने रहना या दस्ते लगना। फिर अचानक शरीर के वजन में कमी आना, अचानक शरीर के वजन में कमी आना। ठीक है, मतलब शरीर का वजन कम होने लग गया। निरंतर कफ आने की शिकायत होना, गला खराब होने की शिकायत होना, ये भी हो सकता है। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं, निरंतर कफ होने की शिकायत होना। ठीक है, क्या होता है? कफ होने की शिकायत होना या वापस से ठीक हो जाना, खांसी आना, ये सब कुछ क्या होता है आपके पास में? कैंसर के प्रमुख लक्षण होते हैं। कहने का मतलब इन लक्षणों का पाया जाना जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो व्यक्ति को, लेकिन अगर ये लक्षण पाए जा रहे हैं तो रोगी व्यक्ति को कैंसर की जांच करवा लेनी चाहिए। ये हमारा कहने का मतलब है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि ये लक्षण होंगे तो कैंसर होगा ही होगा, ऐसा नहीं कह रहे हम लोग।
हम कह रहे हैं कि यदि ये लक्षण बार बार प्रकट होते हैं या दिखते हैं तो रोगी व्यक्ति को कैंसर की जांच करवा लेनी चाहिए। आइए, लक्षण हो गया, अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया, कैंसर के प्रकार देख लिए, लक्षण देख लिया, ठीक है, उसके अलावा ट्यूमर के प्रकार देख लिए, कारक देख लिए हम लोगों ने। तो अब हम देखते हैं इसका निदान क्या है, मतलब जांच कौन कौन सी हो सकती है, तो वो अपन देखते हैं। पहले अपने पास में आ जाएगा कैंसर का निदान, ठीक है, कैंसर का निदान। निदान का मतलब हमेशा होता है कि जांच कौन सी करवाएं जिसके माध्यम से पता लगे कि इस व्यक्ति को कैंसर है कि नहीं है। अंडरस्टैंड ना? तो ये याद रखना आप लोग। यहां पे कैंसर के निदान में सबसे पहला आता है ब्लड टेस्ट, ठीक है, इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। ब्लड टेस्ट से सिर्फ और सिर्फ ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर की जांच हो सकती है। कभी भी रुधिर का कैंसर होता है तो रुधिर के अंदर कभी भी गांठ नहीं बनती है, रुधिर में सिर्फ रुधिर की कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको कहते हैं अपन लोग क्या हो रहा है, रुधिर कैंसर हो रहा है, उसको कहेंगे हम ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर क्या नाम है, ल्यूकेमिया। तो ब्लड टेस्ट किसके लिए कारगर साबित हो सकता है, ल्यूकेमिया के लिए। किसके लिए, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। इसमें होगा क्या, आपके पास में ब्लड सेल्स इन रुधिर कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, बढ़ी हुई मिलेगी। तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ब्लड सेल क्या हो जाएगी, आपके पास में इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। ये आपके पास में आ जाएगा पहला टेस्ट। ये सबके लिए कारगर नहीं है, ये सिर्फ ब्लड कैंसर के लिए अच्छा है। दूसरा टेस्ट है वो सबके लिए कारगर है, वो है बायोप्सी। क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बायोप्सी से कैंसर कोशिका का पता लगता है। बायोप्सी में क्या करते हैं, जिस स्थान पर यदि चिकित्सक को लगता है कि कैंसर हो सकता है, उस स्थान का कोई उत्तक या कोई भी टुकड़ा छोटा सा वहां का, उसको निकाल लेते हैं और फिर लेबोरेटरी के अंदर परीक्षण किया जाता है कि क्या उस टुकड़े की कोशिका के अंदर कैंसर कोशिका के लक्षण है या नहीं है। अगर कैंसर कोशिका के लक्षण है तो फिर वहां पे कैंसर डिटेक्ट होता है। समझ गए? तो बायोप्सी में क्या होता है, जिस स्थान पे कैंसर की संभावना होती है शरीर के अंदर, कोशिश करते हैं कि उस स्थान से किसी उपकरण के माध्यम से वहां का छोटा सा त्वचा का टुकड़ा या छोटा सा कोई टुकड़ा बाहर निकाल लें और उसको फिर सैंपल के लिए बायोप्सी लैब में भेज दिया जाता है। वहां पे ये जांच की जाती है कि क्या उसके अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं में कैंसर कोशिका के लक्षण है या नहीं है। अंडरस्टैंड? समझ गया ना इस बात को? ये बात ध्यान रखिएगा, ये बायोप्सी के बारे में बातचीत थी। तीसरा जो जांच होता है वो है आपके पास में एक्सरे, ठीक है। एक्सरे के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या किसी स्थान पे ट्यूमर बना है या नहीं बना है, गांठ है या नहीं है। समझ गए? तो ये एक्सरे है, बहुत कॉमन है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। एक्सरे की बीम डालते हैं जिसकी मदद से अंदर के कंकाल के अंदर की छोटी छोटी चीजें भी पता लग जाती है। लेकिन आजकल एक्सरे से भी ऊपर की चीजें आ गई है, जैसे कि सीटी स्कैन। क्या आ गया है, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को अपन लोग बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोला था वैसे तो, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यहाँ पे कोई भी ऑर्गन होगा या अंग होगा, उसकी एक 3D इमेज बनाते हैं। कैसी इमेज? 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं। जैसे अगर यहां से लाइट डाल रहे हैं तो एक व्यू यहां का दिखना चाहिए, एक व्यू इधर से दिख रहा है और एक व्यू इधर से दिख रहा है। समझ गए? अगर ये पेन है, इसका मेरे को सीटी करना है, तो एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, तो 3 तरफ से जब इमेज पड़ती है तो उसका डायग्नोसिस आसानी से होता है। डायग्नोसिस मतलब निदान, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे आता है आपका इसमें MRI। ये सबसे कारगर है, आजकल सबसे ज्यादा चलने वाला यही है। MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, ठीक है। क्या जाएगा आपके इसमें, इमेजिनिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग मतलब हो गया आपके इसमें क्या, MRI, ठीक है। क्या हो गया आपके इसमें, MRI में क्या जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग, MRI। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्थान जहां की हम MRI कर रहे हैं, वहां की ये बहुत सारी फोटोग्राफ्स बना देता है। समझ रहे हो? मतलब अगर एक पर्टिकुलर जगह है, मतलब अगर ये स्थान है, तो इसकी 360 डिग्री के एंगल तक क्या कर सकता है वो आपका इसमें MRI बना सकता है, मतलब रिपोर्ट, मतलब फोटोज बना सकता है।
जिसकी मदद से आपके पास में क्या होता है, जिसकी मदद से आपके पास में हर एक एंगल से आप देख सकते हैं कि कहीं इसमें गांठ तो नहीं है या कोई कैंसर सेल के लक्षण दिख तो नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब 360 पे हर एक एंगल से शॉट लेता है और उससे क्या होता है, आपके पास में पता लगता है कि कैंसर का लक्षण तो नहीं है उसके अंदर या ट्यूमर तो नहीं है। तो एमआरआई जो होता है आपके पास में, जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये ज्यादा सही इसलिए है क्योंकि इसमें हमेशा चुंबकीय विकिरण को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके अंदर एक्सरे विकिरणों को इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके अंदर, सीटी स्कैन में भी और एक्सरे के अंदर तो हो ही रहा है। ये ज्यादा घातक होते हैं दोनों, ये घातक कम होता ही नहीं है एक्चुअल में घातक, ये नुकसान नहीं पहुंचाता। इनकी वजह से एक्सरे बीम और इनकी वजह से त्वचा के कैंसर भी हो सकते हैं। इसलिए जांच सबसे ज्यादा चलने वाली कौन है आपके पास में, एमआरआई ही है। याद रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ऑलराइट, 6 नंबर पे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो एक और होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के अंतर्गत आपके पास में क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक औषधि है, यानी दवाई है। इसमें क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और बोल रहे हो साहब मेरे को ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं, डॉक्टर आपको एक एंटीबॉडी लाइक दवाई देगा और कहेगा 2-3 दिन बाद में आप वापस आकर के दिखाना। अगर ये दवाई जो होती है वो कैंसर के सिम्टम्स को रोकती है या कैंसर के सिम्टम्स को कम करती है, तो इसका मतलब आपको वहां पे कैंसर की सेल प्रेजेंट है। आप ऐसा मत समझिएगा कि आपके तो ठीक हो गया, वो बता रहा है कि ये एक इंडिकेशन है, हमने ये दवाई बनाई है सिर्फ पर्टिकुलर सिम्टम को कम करने के लिए। जब पर्टिकुलर सिम्टम कम हुआ तो हमको पता लगा कि हाँ अंदर क्या है, कैंसर की सेल्स प्रेजेंट है, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये 6 तरह के निदान होते हैं हमारे पास में, ब्लड टेस्ट, बायोप्सी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। कैंसर का डायग्नोसिस बताया मैंने आपको। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, निदान, कैसे पता लगा सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है, किस समय पे जांच करवानी चाहिए। यदि आपको ये सब लक्षण दिख रहे हो शरीर के अंदर तो आपको जांच करवा लेनी चाहिए। अर्थात इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ये सारे लक्षण आपके पास में प्रेजेंट है तो आपको कैंसर है ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कैंसर का ट्रीटमेंट, उपचार के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कैंसर का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो उपचार के अंतर्गत अगर अपन बात करें यहाँ पे कि तो क्या हो सकता है भाई उपचार में सबसे पहला आता है शल्य चिकित्सा, ठीक है, सर्जरी, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा के अंतर्गत क्या होगा, शल्य चिकित्सा के अंतर्गत क्या होगा, जहां पे गांठ बनी हुई है उसको काट के बाहर निकाल दो, है कि नहीं। लेकिन नुकसान ये होता है, कई बार क्या होता है कि अगर जब हम उस गांठ को रिमूव करते हैं, ट्यूमर को बाहर निकालते हैं, तो कुछ कोशिका वहां पे रह भी सकती है, इससे वापस ट्यूमर पैदा हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित है, बट ठीक है, सर्जरी होती है इसके अंदर, जो गांठें होती है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। 2 नंबर पे आपके पास में आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आजकल ये भी इस्तेमाल किया था, रेडियोथेरेपी। क्या होता है, रेडियोथेरेपी। यहां पे क्या होता है आपके पास में, रेडियोथेरेपी में जहां पे कैंसर की गांठ बनी है यानी ट्यूमर बना है, वहां पे आयोनाइजिंग रेडिएशंस का प्रहार करते हैं। मतलब ये रेडिएशंस बड़ी घातक होती है, बहुत खतरनाक होती है, बहुत ही लीथल होती है। अगर इस जगह पे ट्यूमर बना है तो यहां से बीम आएगी, लाइट आएगी, तो उस लोकल एरिया यानी उस पर्टिकुलर उसी जगह पे गिरनी चाहिए, बाहर पे कहीं गिरी तो नुकसान करेगी, तो उस जगह पे गिराते हैं उसको, और ताकि वो कैंसर की जो ट्यूमर है अंदर उसको क्या कर दे, तोड़ दे। ऐसा फील होता है जैसे 1000 चींटियां एक साथ में आपके हाथ के ऊपर आ रही है, ऐसा फील होता है इसके अंदर, ठीक है। रेडियोथेरेपी जिसको अपन लोग बोलते हैं। इस चिकित्सा में क्या होता है, कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है। किसके द्वारा नष्ट करते हैं, विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जाता है, किसके द्वारा, विकिरण द्वारा। 3 नंबर पे हमारे पास आता है, वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है, बड़ा ही प्रचलित, इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। कौन सी थेरेपी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आपके पास में बहुत ज्यादा चल रही है, इसको रसायनों के ऊपर बेस होती है, रसायन चिकित्सा कहते हैं इसके अंदर। क्या कहते हैं, रसायन चिकित्सा। इसके अंतर्गत कुछ दवाइयां दी जाती है
जिसके माध्यम से कैंसर की कोशिका या कैंसर के ट्यूमर को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। ठीक है, कैंसर का उपचार एंटी कैंसर दवाइयों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैंसर का उपचार क्या करेंगे, एंटी कैंसर दवाइयों द्वारा। क्या हो जाएगा, एंटी कैंसर दवाइयों द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका इलाज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसमें कॉमन जो आपके पास में साइड इफेक्ट रहेगा वो रहेगा बालों का झड़ना, ठीक है, अनीमिया होना, शरीर का पतला रहना, ये बहुत कॉमन इफेक्ट है। साइड इफेक्ट इसके क्या आ जाएंगे आपके पास में, बालों का झड़ना, ठीक है, ये पहला आ जाएगा। शरीर कमजोर होना, क्या होना, शरीर कमजोर होना, ठीक है, अनीमिया होना, अनीमिया भी कॉमन रहता है, अनीमिया होना, तो ये भी इसके अंदर आपके पास में आ जाएगा कीमोथेरेपी के अंदर। मैं फिर से दोहराऊंगा कि यहाँ पे कुछ रसायनों द्वारा निर्मित कुछ दवाइयां दी जाती है रोगी व्यक्ति को, वह व्यक्ति उस दवाई को लेता है और उसके द्वारा ट्यूमर को, वो दवाइयां ट्यूमर के ऊपर जाके अटैक करती है, उनके सेल डिवीजन को रोकती है और ट्यूमर को खत्म करने का प्रयास करती है। लेकिन साइड इफेक्ट उल्टा ये है कि इससे शरीर के अंदर प्रोटीन की सबसे ज्यादा कमी होती है, बाल उड़ जाते हैं, शरीर पतला हो जाता है। ये समझ लीजिए उसको प्रोटीन के सप्लीमेंट कंटिन्यू जीवन पर्यंत खाने पड़ते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये कौन सी थी अपने पास में, कीमोथेरेपी। यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें बताई है, वो आपके पास में क्या है कि कैंसर कोशिकाओं को एक और होता है आपके पास में अल्फा इंटरफेरॉन का यूज कर सकते हैं। 4 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटरफेरॉन। क्या होता है ये अल्फा इंटरफेरॉन, ये एक प्रकार का पदार्थ है, रसायन है, जो खुद स्वयं कैंसर कोशिकाओं के द्वारा ही उत्पन्न होता है, लेकिन ये दूसरी कोशिकाओं में कैंसर होने से रोकता है। इसको बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देता है और कैंसर कोशिका को नष्ट कर सकता है। क्या करेगा, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, ये आपके पास में एक्टिवेट कर देगा, जिससे वो क्या करेगा, कैंसर कोशिका को खत्म करता है। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी आपके पास में। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। कैंसर का दिवस मनाया जाता है, कैंसर के बारे में जानकारी दी जाती है समय समय पर। भारत में सबसे प्रचलित जो कैंसर है, वो पहले जो कैंसर है वो है आपके पास फेफड़ों का कैंसर, जो स्मोकिंग की वजह से सबसे ज्यादा होता है। लेकिन आजकल उससे भी सुपीरियर कैंसर हुआ है, वो है स्तन ग्रंथि का कैंसर, जो महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड ना। उसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके के कैंसर्स तो होते ही हैं, बस सबसे मोस्ट कॉमन बात कर रहा हूं आपके पास में, जो है लंग कैंसर एंड मेमोरी ग्लैंड कैंसर, यानी छाती का यानी स्तन का कैंसर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो के इस भाग में मैंने आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। वो किसके बारे में बात किया है, कैंसर के बारे में। मैंने वीडियो के इस भाग में असंक्रामक रोग को स्टार्ट किया है। असंक्रामक रोग के अंतर्गत मेरे पास में सबसे पहले बीमारी मैंने आपको बताई, वो कौन सी, कैंसर के बारे में बताइए। अगले वीडियो में मैं असंक्रामक रोगों के बारे में ही बातचीत करूंगा, और ये चैप्टर अब हमारा फिनिशिंग की ओर है। असंक्रामक रोग ही रहे हैं हमारे सिलेबस के अंदर, कुछ 8-10 रोग होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।